हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान हैं सुबोध पोद्दार जी। लेखक हैं, फिल्म मेकर हैं, पेंटर हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है। एक क्रिएटिव राइटर जो हम कहते हैं और जो हम लोगों ने बचपन में भी सुना था, अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, संतूर का ऐड, ये सब ऐड लिखने वाले सुबोध पोद्दार जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये क्रिएटिविटी क्या है और कैसे इस तरह की चीज़ें ये बनाकर उनके प्रोडक्ट्स को घरों तक पहुंचाए हैं। सर, रांची में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, मैं कैसे ये सब करता हूँ, आर्ट, पेंटिंग वगैरह वो तो नहीं जानता मैं, क्योंकि हमें एक दृष्टि है, हमें मिलती है। जो दृष्टि है वो देखती है चीज़ों को, मतलब शून्य में देख लेती है, लेकिन हमारे उंगलियों में आंखें नहीं होती है, तो उंगलियां देख नहीं पाती। तो वो दृष्टि और उंगलियों के बीच में कुछ एक होता है जो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या है। कुछ डिवाइन है जो लाल को पीले से अलग करती है, जो काले को भूरे से अलग करती है, और वो कागज़ पे बिखर जाता है वो मेरा आर्ट हो जाता है। जहाँ तक एडवर्टाइजिंग की बात है, वो बाकायदा सीखना पड़ता है। तो मैंने जे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट में सीखा था और वहाँ से मैं एडवर्टाइजिंग में घुस गया था। ग्रामीण परिवेश के आप होते हुए उसके बावजूद आप इस तरह के पेशे में गए? ग्रामीण परिवेश में पैदा हुआ था कटनी मध्य प्रदेश में। आसपास बॉक्साइड और चूने के खदान होते थे। मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे और मैं स्कूल से वापसी में ना वो धान के खेत में से मैं काली काली मिट्टी उठा लाता था, गंदगी, और घर में आकर उनके खिलौने बनाता था। तो मेरी माँ कहती थी ये बच्चा गिफ्टेड है और अब सोचूं तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों बच्चे वापस आते होंगे, मैं ही क्यों उठाता था वो, मतलब मेरे ही हाथ क्यों लगता था वो काली मिट्टी, और मैं ही क्यों बनाता था। तो कुछ बात थी। तो आपका सवाल सॉरी, आप में ये इंटरेस्ट जो था और जिस परिवेश से आप आते हैं, तो परिवेश था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एक अलग तरह का परिवेश वो परिवेश था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। ओके, और वहाँ से पिताजी ट्रांसफ़र हो गए महाराष्ट्र। वहाँ मुझे मिला केंद्रीय विद्यालय, और वहाँ मुझे मिले सर लेम्बे जो जे के थे, और उन्होंने मेरा आर्ट देखा और मेरे पिताजी को बोला इस बच्चे को तो आर्ट स्कूल में जाना है। अब मेरे पिताजी को क्या पता था आर्ट क्या है और उसका प्रोफेशन कैसे बनेगा, उन्होंने जाने दिया था। धन्यवाद उनका आज तक, स्वर्गीय शरद चंद्र पोद्दार जी। तो मैं जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में चला गया और वहाँ से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई 5 साल की। फिर वहीं से एग्ज़ाम के पहले ही मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और फिर दूसरा सफ़र शुरू हो गया। ऊपर नीचे, चढ़ाव उतार, एड्स, पोस्टर, पेंटिंग, स्कल्पचर, सब कुछ चलता रहा उसके साथ साथ। तो वो एडवर्टाइजिंग की जो दुनिया थी उसने घेर लिया मुझे पूरी तरह से। मैं आपकी नई किताब जिसको लेकर आप बहुत चर्चा में हैं राहुला, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपके जो वो ऐड के जो कुछ कैची वर्ड्स हैं वो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। जैसे संतूर का ऐड, बहुत मज़ेदार बात ये है कि उन दिनों ना टेलीविज़न अंग्रेज़ी माध्यम होता था, लेकिन जब वो टीवी लोगों के घरों में घुसने लगा तो हिंदी की डिमांड बढ़ गई, और मैं था अंधों में कान्हा राजा। महाराष्ट्र में किसी को हिंदी आती नहीं थी और मुझे थोड़ी बस जाती थी, उसमें मैंने तीर मार दिया। एक क्लाइंट मीटिंग में मुझे लेकर जाया गया क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी थी, और वो क्लाइंट फैमिली बेस्ड गुजराती फैमिली थी जो हिंदी में बात करना पसंद करते थे। तो मुझे ले गए, चलो तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि उनका प्रोडक्ट था झंडू पंचारिष्ट, जिसमें केसर है, आंवला है, मधु है, और ये वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और वो सर्दियों में बदन को थोड़ी गर्मी देती है, और स्पेशली 60 साल के ऊपर हुए ना तो थोड़ी मीठी मीठी गर्मी आती है। तो क्लाइंट को बोलना था ये बात, लेकिन वो इतने अभिजात्य परिवार के थे ना, उनसे वो एफ्रोडिजियाक उनके मुंह से निकल नहीं रही थी तो मैंने कहा 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। अब देखिए वो इतना हिट हुआ, उनको इतना अच्छा लगा कि वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हो गया हिंदी में। तब मैंने तब देखा कि वो 6वीं 7वीं का बच्चा जो हिंदी सीख के महाराष्ट्र में आया था, वो हिंदी काफ़ी है दिलों तक पहुंचने के लिए। तो अगर सीधे भाषा में सही बात कही जाए तो वो पहुंचती है। तो वो वहाँ से शुरुआत थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया, और मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर और एजेंसी ने भी देखा कि इसमें तो थोड़ा सा है हिंदी का, तो करवाओ, हिंदी का काम मैं करने लगा। तो साजन के आंगन में पहला कदम, फूलेगी बगिया महके हरदम, इन खुशियों की तहे सजाए हम, कुछ और जगह बनाए, स्टोरवेल गोदरेज स्टोरवेल। सॉरी मैं बेसुरा जा रहा हूँ।
तो वो मेरा पहला कैंपेन था। बचपन से ये सुने रहे हैं। और फिर जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरो लैक तो ये भी, हाँ, अब उसमें भी देखिए बात ये थी कि सब प्रोडक्ट के पीछे क्या होता है, जिंगल लिखने के पीछे मार्केटिंग होती है, बड़ा रिसर्च होता है। तो उन दिनों पेंटर्स पेंट तो करते थे, लेकिन लोगों को एशियन पेंट पसंद था, और एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी थी, नेरोलैक छोटा था, हमको एशियन पेंट के मुकाबले में खड़ा करना था। तो उनके बजट के मुकाबले हमने पेंटर को हीरो बना दिया। तो घर जो सुंदर दिख रहा है वो मैंने कह दिया, पेंटर भैया आपकी वजह से सुंदर लगता है। रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने सजाओ, नेरोलैक। कुछ इसी तरह से आपने टेस्ट ऑफ इंडिया दिया। टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ इंडिया की भी बहुत हसीन बात है, बहुत सुंदर बात है। उन दिनों क्या हो रहा था कि मार्केट खुल गया था और विदेशी प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लगे थे। तो अमूल जो है तो दूध कंपनी, और ये इनकी साइड प्रोडक्ट थी चॉकलेट्स और आइसक्रीम और ये सब। उनको पता था कि नेस्ले की वगैरह जो कंपनीज आएंगी टेस्ट के मामले में कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या करें। तो हमारी तरफ से सजेशन था कि हम उनको जनता के दिलों में घुसाएं, क्योंकि मैं बचपन से वो अमूल का जो कागज़, अमूल ख़त्म होते ही साथ मेरे बच्चे कागज़ उठा के चाटते हैं, उस तरह के जो इंस्टेंसेस हैं वो मैं ढूंढने लगा कि हमारे दिल के करीब क्या क्या है। चॉकलेट कैसे तोड़ के खाना और ये सब छोटी छोटी बातों को ढूंढ ढूंढ के निकाला हमने। और जैसे भुट्टे को, गरम भुट्टे पे बटर डालना, ये सब विजुअल्स हमने ढूंढ के निकाले और एकदम कॉमन लोगों की ज़िंदगी के साथ करीब करीब के जो विजुअल्स हैं उनको डाल दिया एक फिल्म के अंदर। उसी तरह कुछ साबुन का जो एक ऐड था, जो लोग सिर्फ ये कहते थे कि सेलिब्रिटी और जो सबसे बेस्ट हीरोइंस होती थी वो लेकर लक्स का ऐड आती थी, लेकिन आपने संतूर का ऐड कुछ इस तरीके से बनाया कि वो सबके दिलों पे छा गया। तो वैसे में किस तरह से कंटेंट को आपने देखिए, वहाँ भी देखिए कंटेंट हवा से नहीं आती है, वो रिसर्च से आती है। पब्लिक क्या बोल रही है, क्या ढूंढ रही है, रिसर्च एजेंसी क्या बोल रही है, उसके ऊपर से। तो क्या तो उन दिनों लक्स तो थे, बहुत साबुन थे। अब संतूर को मार्केट गेन करना था, वो 2500 टन महीने में बेच रहे थे, और वो बेच रहे थे हल्दी और चंदन। ओके, हल्दी और चंदन से साबुन बनाया, आप इसको इस्तेमाल करें। हमारी एजेंसी में जब आया वो, तो हमने उस हल्दी चंदन को बेनिफिट बना दिया। हल्दी चंदन तो है, लेकिन त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता। तो हमने त्वचा को इम्पोर्टेंस दे दिया। और वो भी कौन, वो इतनी सुंदर लग रही है कि लोग शादी ब्याह में जैसे बोलते हैं ना, अपने राजू से इसकी बात चला है। तो उसकी बेटी आ जाती है, मम्मी, तो ये बुआ बोलता, अरे ये तो शादीशुदा है, और ये हमारी हीरोइन कह रही है हल्दी और चंदन से त्वचा की उम्र का पता ही नहीं चलता। तो उसमें था हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर, जीवन को कुछ और सजाए संतूर संतूर। तो इस तरह के जो विज्ञापन थे पोद्दार जी, वो एक तरह से हर भारतीय के दिल में बसता था। लोग को अगर वो कहीं खड़े हों तो उनके कानों में ये आवाज़ अगर सुनाई देती थी तो लोग टीवी के स्क्रीन के पहुंच जाते। तो ये क्या है, जैसे बहुत, हम तो आज कह सकते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। लोग पैसा देके सिनेमा देखते हैं, एक बार देखते हैं निकल जाते हैं, ठीक। लेकिन मेरे केस में मेरी ऐड को मुझे दिन में 50 बार दिखाना है, और 50 बार आप देखेंगे उसमें, क्योंकि उसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। आधे सेकंड का एक शॉट रखते हैं कि आपको उसमें कुछ दिखेगा, और आप वेट करेंगे कि वो जब भी आप किचन में काम भी कर रही हो, वो जब बजने लगा ना जब घर की रौनक, आप दौड़ के आएंगी वो बच्चे का एक्सप्रेशन देखने के लिए। तो वो जो एक्सप्रेशन डालते हैं हम ऐड में, बहुत सोचना पड़ता है उसके लिए। लोगों के दिमाग में खाली जगह होती है, उस खाली जगह में डालने के लिए ऐसे विजुअल्स होना चाहिए कि उसे अच्छा लगे और बार बार उसे देखे। तो वो एक टेक्निक है, और बहुत बड़ी बात है वो बड़ी बात है। वैसे में हम चाहेंगे कि हमारे जो यूथ्स हैं या जो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जो पोद्दार जी से प्रभावित भी हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स हम चाहेंगे कि अगर वो जैसे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देंगे ताकि वो भी अपनी एडवर्टाइज की दुनिया में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें। देखिए, आजकल तो इंटरनेट में सब सीख सकते हैं, लेकिन गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आपको पहले थोड़ा सा पढ़ना होगा, मार्केटिंग थोड़ी सी पढ़नी होगी, लोगों से थोड़ा सा बात करना होगा। उसके बाद आप टीवी चलाइए, और जो ऐड आप देख रहे हैं उसको आप दोबारा लिखिए, लेकिन उसको समझ के। हाँ, ये चांद तारे की कहानी नहीं है, वो जनता के दिल की कहानी है, प्रोडक्ट की कहानी है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की कहानी है। वो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है कि नहीं आदमी को,
अगर ज़रूरत ही नहीं है तो आप क्या नाचोगे उसको लेके? उसकी ज़रूरत क्या है आपके दिल में, वो देखनी है, और आपके दिल में वो किस तरह से घुसेगा, वो कैसे जगह बनाएगी, वो देखना है। जैसे बजाज का एक ऑयल था, बजाज ऑयल, जो बालों को स्टाइल करने में बड़ा मज़ा आता है। अब मैं उस लड़की से बात करूँ ना, जो बालों को काटेगी, छाँटेगी, रंग करेगी, तो काम नहीं करेगा। वो लड़की तो खरीदने वाली है नहीं, खरीदने वाली उसकी मम्मी है। तो मुझे उस मम्मी से बात करना होगा कि देखो आपकी बेइज्जती को करने दो, जो करना है काटना छाँटना, लेकिन आप उसको आंवला तेल तो दो, जिससे कटाई छटाई का सब भरपाई हो जाएगा। वो तेल विल टेक केयर ऑफ इट, और फिर करने दो आपकी लड़की को जो करना है। तो अब देखिए, उनसे बात लड़की से करना है, मतलब लड़की को इन्फ्लुएंस करना है, लेकिन उसकी बायर तो उसकी मम्मी है। तो ये सब बातें जो है ना, आप जब ऐड देखते हो, कोई ऐड बहुत अच्छा लगता है, तो उसके अंदर घुसना होगा, उसके पीछे देखना होगा कि उसके पीछे रिसर्च क्या था। ऐसे ही उठ के लिखने लगेंगे तो नहीं होता है। ये कविता नहीं है, ये गाना नहीं है, या आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। आपको जुड़ना होगा उस ऑडियंस के साथ में, उस बायर के साथ में, उसकी ज़रूरतों को देखना होगा, और मेरी प्रोडक्ट उसकी ज़रूरत में कहाँ फिट हो रही है, कैसे फिट हो रही है, उसमें मेरी क्रिएटिविटी होगी। एक चीज़ और, लगातार अभी आज के समय में जो एड्स आ रहे हैं उसमें लगातार ये देखा जाता है कि यूथ को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट किया जाता है। मतलब लगता है कि आजकल घर में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग पावर में होते हैं, तो एक तरीके के ऐड में बच्चे ज़्यादा सेंट्रिक भी हो रहे हैं। हाँ, देखिए, सारी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, बच्चों की कम है, क्योंकि उनका परिवार नियोजन बहुत पहले से चल गया था। इंडिया में पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है अभी। सारी दुनिया में अगर आप रेशियो देखें तो इंडिया में बाइंग पावर जो यंगस्टर्स के पास है ना, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। चाइना में भी है, इंडिया में ज़्यादा है, इसलिए भरमार प्रोडक्ट्स अब इंडिया में ही थोप रहे हैं ताकि यहाँ के यंगस्टर्स खरीदें। जो बच्चे हैं आजकल सेंट्रिक हो जा रहे हैं, और वो लगता है आप लोगों को, मैं शायद ऐड बताते वक्त ये चीज़ ध्यान में रहता हो कि नहीं, ये ज़्यादा आजकल घर में इन्फ्लुएंसिंग पावर में रहते हैं। हाँ, देखिए, इन्फ्लुएंसिंग पावर ही होता है। देखिए, परचेसिंग पावर किसी की है, नीड किसी और की है। हाँ, बीवी को टीवी चाहिए लेकिन पैसा हस्बैंड के पास है। तो मुझे बात करना है बैलेंस रख के, नारद मुनि बन के झगड़ा नहीं पैदा करना है। अब आप देखिए, बच्चों की बात आप कर रहे हैं, कालिदास के समय से जो थिएटर देखने आता है या जो एंटरटेनमेंट देखता है, उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीमेल फिगर लगता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बच्चा लगता है। उसके बाद नंबर आता है जानवरों का अट्रैक्ट करने वाले। उसके बाद आता है नेचर का। आप शाकुंतलम पढ़ के देखिए, कालिदास ने इस फॉर्मूले को 3000 साल पहले इस्तेमाल किया था, आज भी हम कर रहे हैं। वो जो है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, उस गाने में है, आज दर्जी से जंग हो गई, कल सिलाई मेरी चोली तंग हो गई। कालिदास ने लिखा था 250 साल पहले। शाकुंतलम का पहला डायलॉग शाकुंतला बोल रही है अपने सखियों से कि ये क्या कर दिया तूने, मेरी चोली जरा तंग हो गई है। इस बात को हम अब तक देखिए आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सल है वो। तो यही जो अट्रैक्शन है ना, मैं किसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, किस तरह से, ये यूनिवर्सल है। मेरा कोई नया फार्मूला नहीं बन सकता, सदियों से वो फार्मूला है। मुझे सिर्फ देखना है कि बच्चा मेरे यहाँ फिट हो रहा है कि नहीं है, वो लेडी यहाँ फिट हो रही है कि नहीं है, वो जानवर जो नेचर है वो फिट हो रहा है कि नहीं है, वो देख के फिट करना है। और ये रिसर्च ओरिएंटेड है, मार्केट ओरिएंटेड है। मुझे किसी नीड को सप्लाई करना है, मेरी क्रिएटिविटी किसी ज़रूरत को पूरा करना है। तो वो यंगस्टर्स को मैं बोलूँगा, वो समझना है, उसको पढ़ना है, उसको जानना है, थोड़ी सी मार्केटिंग सीखनी है। और फिर जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, मार्केटिंग का सेंस अच्छा है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। धम्मपथ पर अब राहुल, ये आपकी किताब है। ये हमारे जरा दर्शकों को आप बताएं कि किताब में क्या कुछ खास है और कैसे फिर इस पर आप एक फिल्म भी बनाने वाले हैं। मैंने राहुला क्यों लिखा, मैं पेंटिंग करता हूँ। जब कोई डांसर मेरे सामने नाचता है तो इंस्टेंटली मैं सेकंड्स में, ये पेंटिंग मैंने 17 सेकंड में की थी। तो ये रैपिड कैलीग्राफिक स्केचेस ये मैं करता था एक इटालियन डांसर के साथ। मैंने 9 बार इटली में किया, 2 बार फ्रांस में किया, 1 बार मोरक्को में किया। होता ये था कि वो मेरे सामने डांस करती थी, मैं कैनवस में उसको उतारता था। मेरे साथ में 4 कैमरास होते थे, वो कैमरा वहीं पर एडिट करता था और डांस के पीछे उसको प्रोजेक्ट करता है। तो बहुत बड़ा शो हुआ करता था।
तो यूरोप में तो बहुत पसंद किया गया लोगों को। एक बार एक शो में मैंने ऐसे सुन लिया, कोई बोल रहा था कि अरे ये धारावी से आता है, इस्लाम से, और इतनी अच्छी आर्ट कैसे बना लेता है। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा मैं धारावी से तो नहीं आता हूँ। तब मैंने देखा कि उस साल स्लम डॉग मिलियनेयर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्लम डॉग मिलियनेयर बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसने मेरे देश का तो मटिया मेल कर दिया था। लोग, पूरी दुनिया इंडिया को सोचती थी धारावी है। तब मैंने ये सोचा था कि अगर मैं कभी एक फिल्म बनाऊंगा ना, तो मैं इसका ऑपोजिट काम करूंगा। कुछ ऐसा सुंदर बनाना है मुझे कि इंडिया वहाँ प्लेटफॉर्म में पहुँच जाए। तो मैंने कहानियाँ सोचनी शुरू की, बहुत कहानियाँ सोची, ध्रुपद म्यूज़िक के बारे में, नृत्य के बारे में, लॉस्ट चिल्ड्रन के बारे में, बहुत कुछ सोचा। राहुला जो था मेरा सब्जेक्ट सबसे अच्छा था। ये राहुला मुझे एकदम पूरी तस्वीर की तरह दिखती है मेरे आंखों के सामने कि गौतम बुद्ध, हम जानते हैं, घर छोड़ के चले गए थे इस बच्चे को छोड़ के। उसका नाम राहुला दिया था। राहुला का अर्थ होता है बंधन। तो वो बंधन तोड़ के चले गए थे कि इस बंधन में नहीं रहना है। 7 साल लगे थे उनको निर्वाण प्राप्त करने के लिए, निर्वाण ही कहेंगे ना, ज्ञान प्राप्त के लिए। लेकिन वो संन्यास नहीं ले सकते थे क्योंकि वो भाग गए थे। वो माता पिता का की अनुमति लेकर नहीं गए थे वो, तो उन्हें वापस आना पड़ा था परमिशन के लिए। तब वो बच्चा छोटा सा था, 7 साल का। ओके, अब उस बच्चे ने तो सोच रखा था पिताजी आ रहे हैं, ये राजकुमार हैं, मेरे को राजा बनाएंगे। अब जो आ रहा था वो था एक भिक्षु, फटे हुए कपड़े, हाथ में भिक्षा पात्र। बच्चा बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, माँ से पूछे क्या है, ये तो राजा नहीं है। तो माँ ने 7 श्लोकों में बच्चे को समझाया था कि तुम्हारा पिता है कौन, कितना महान है। मैंने एक श्रीलंकन किताब, जो कि पाली किताब का ट्रांसलेशन था, उसमें मैंने पढ़ा था नरसिम्हा गाथा। गाथा उस आदमी की जो नरसिम्ह की तरह दहाड़ता है। तो वो आदमी तो असाधारण नहीं था, उसने सोसाइटी को बदलने का ठान लिया था, उसने रिवॉल्यूशन लाने का ठान लिया था। तो वो आदमी तो बिल्कुल नरसिम्हा था। तो मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। अब मैं बुद्धिस्ट हूँ नहीं, मैं इतना जानता भी नहीं हूँ, मैं साहित्यकार भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा मौका है, मैं बच्चा बन जाऊँ। तो मैं राहुला बन गया और राहुला की नज़र से मैं उस आदमी को देखने लगा। 7 दिन तक वो है कपिल वस्तु में, 7 दिन तक मैं उसको देख रहा हूँ, 7 दिन तक मैं उसको सुन रहा हूँ। और मेरी कहानी के 7 दिन में मैंने ऐसा क्या देख लिया कि वो भिक्षु राजाओं का राजा बन गया 7वें दिन, और मैं उसकी उंगली पकड़ी और चल दिया। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने इसको महसूस किया कि वो बच्चा क्या महसूस कर रहा होगा, और ये किताब लिख डाली और बहुत बढ़िया बन पड़ी किताब। मैं दलाई लामा जी ने भी दलाई लामा जी ने इसको उनके ऑफिस में मैंने भेजा था। उनके लोगों ने, उन्होंने खुद पढ़ा भी होगा और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया मेरी किताब को। अब तो मैं उड़ना चाहता हूँ उसको लेके कि कौन है स्लम डॉग मिलियनेयर बनाने वाला, वैसा कोई प्रोड्यूसर मेरे पास आके खड़ा हो जाए तो मैं दिखा दूँ। तो मैं चाहता हूँ। तो ऐसे भी बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, प्रसून जोशी जैसे लोगों के साथ भी काम किया है। तो वैसे में मेरे ख्याल से आपको, और इतनी अच्छी ये किताब आपकी और जो कहानी सुनकर मुझे लग रहा है, तो निश्चित तौर पर ये वर्ल्ड पर आपकी। हाँ जी, वर्ल्ड मैं ढूंढ रहा हूँ। पहले प्रोडक्शन के पहले मार्केटर ढूंढना है। बहुत बड़ा मार्केट है। आप थाईलैंड, बर्मा और श्रीलंका, चाइना, जापान, इसको अगर फिल्म को डब करके करेंगे, बहुत बड़ा मार्केट है। तो उस मार्केट का इवैल्यूएशन ज़रूरी है कि इसकी खपत कहाँ होगी। देखिए, ये बिज़नेस है। मेरे लिए आर्ट है, लेकिन आप 2 पैसा लगाओगे तो उसका 4 वापस तो लाना है। तो इस बिज़नेस के लिए सबसे पहले इसको स्टडी है, मार्केट की स्टडी जो अब्रॉड होता है, हॉलीवुड में होता है, पहले स्टडी होती है। ये आपके स्टूडियो जब बनाएगी तो इसको खपेगा कहाँ, लेंगे कौन, उस आउटकम क्या निकलेगा, इसकी रेम्यूनरेशन उसकी क्या बनेगी, तो इसका बजट बनता है। हमारे यहाँ हीरो ले लेते हैं और बजट बन जाता है। उसके बाद हिट हुई तो अच्छा, पिट गई तो फिर, तो वो वैसे लोग मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है। वैसे मैंने बात फैला रखी है, लोगों के पास बोल रखा है, देखता हूँ कौन कब सामने आता है, क्योंकि ये वर्ल्ड प्रोडक्ट है। और एक आदमी में इतना डाइवर्सिफाई होना, आपने किताब लिखा, फिल्म बनाने जा रहे हैं, इसके पहले आपने पेंटिंग की भी दुनिया में, ब्रास पे भी पेंटिंग आप करते हैं, और एड्स तो हम लोगों ने सुने ही है कि आप किस तरह के ऐड बनाए, जो आज तक वो कई दशक हो गए इस तरह के एड्स के, जो अभी भी, और नए एड्स भी आपने बना रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम तरह की जो विधा है उस पर आपने महारत हासिल किया,
तो ये विधा एक आदमी में इतना डाइवर्सिटी, ये थोड़ा समझ से परे लगता है। ये भूख है अंदर की। लोग कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, सॉरी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मुझे उससे बहुत डर लगता है, तो मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं जो भी बनाऊँ वो मास्टर जैसा लगे। जैसे ये मेरी डांस स्किप्स है सारी, एक फ्रेंच मैगज़ीन ने मुझे कवर किया था और उन्होंने कहा था दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो डांस इस तरह का काम करते हैं। जो मिनिमम लेस इज़ मोर, मिनिमम काम करके मैक्सिमम इम्पैक्ट, ये बहुत कम लोग करते हैं और बहुत इवॉल्व्ड है ये, बहुत प्रैक्टिस, माय गॉड बहुत प्रैक्टिस है। ये कब से शुरू हुआ था मैं बताऊं, आप जोड़ सकते हैं इसको अपनी कहानी में। मैं अपने कॉलेज, आर्ट कॉलेज से बहुत दूर रहता था, 60 किलोमीटर मुझे लोकल ट्रेन से आना पड़ता था, जहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट लोकल। तब मेरे क्लास में कंपलसरी हर रोज़ 20 स्केच जमा करने होते थे हर स्टूडेंट को। मैं इतनी दूर से आता था, मुझे टाइम ही कम मिलता था। मैं ट्रेन में बैठता था खिड़की पर और खिड़की के बाहर जो कुछ हो रहा है मैं स्केच करते करते कॉलेज पहुंच जाता था। वो जो मेरी जल्दबाजी में स्केचेस होती थी ना, चलते फिरते लोगों को देखना और स्केच कर डालना, वो बाद में डेवलप होते होते डांस स्किप्स बनी। एडवर्टाइजिंग से मैं जब बहुत थक जाता था तो मैं नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स घुस जाता था। वहाँ पर ऑडिटोरियम में बैठ के मैं डांस देखता था और मैं अंधेरे थिएटर में बैठ के स्केचेस करता था। दिन पे दिन, पेजेस पे पेजेस, मैंने अपने आप को ग्रो होते देखा। यह आर्टिस्ट की ना ब्लेसिंग है ना। आज आप एक लाइन लिखेंगे, कल दूसरी तीसरी दिखेंगी कि आपकी तीसरी लाइन पहली लाइन से अच्छी बन पड़ी। ऐसा होता है। आप गाने लगे तो आज सीख रहे हैं, 1 महीने बाद जब आप दोबारा अपने आप को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तो बेटर हो गया हूँ। वो जो बेटर होने की अनुभूति है, मैं क्या बताऊँ, जीवन सफल हो जाता है। और वो मेरे ख्याल से लगता है वो जो सीखने की एक ललक होती है वो आप में अभी भी खत्म नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि आप इतने डाइवर्सिफाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है, मुझे एक इंट्यूशन मिलता है, एक डिवाइन, एक दैविक आदेश आता है कहीं से। जब मैं ये बना रहा था तो ये इटालियन डांसर मुझे मिली मल्लिका साराभाई के स्कूल में, एंटोनेला नाम था इसका। बहुत पसंद आया उसको ये, क्योंकि हमारे देश में लोग कहते थे तुम्हें मुंह हाथ पाँव बनाना नहीं आता है क्या, तो ऐसे ही चकाचक छोड़ देते हो। तो उसने देखा, मैसेज है उसको समझने वाले, तो उस लड़की ने देखा, उसको वो जापानीज़ लगा, होता बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहती हूँ। तो मैंने बहुत अच्छी बात है, तुम नाचो, मैं ड्रॉ करूँगा। उसने कहा मुझे लैंडस्केप, समुंदर, पानी, जंगल, ये बहुत अच्छा लगता है, मैं पानी में, रेत में नाचना पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा चलो किसी बीच पे चलते हैं। तो मैंने मेरे एक फ़ोटोग्राफ़र फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया कि चलो यार हम लोग पागलपन करेंगे, तुम उसको शूट करते रहो। तो अब वो बीच पे खड़ा था समुंदर के बाहर, क्योंकि उसको पानी से कैमरा था, डेलिकेट था, तो उसने समुंदर में फोकस किया और मैं समुंदर में खड़ा हूँ, इतने पानी में। ईज़ल रखा है तो ऑब्वियसली कैमरा तो ईज़ल का पिछवाड़ा देख रहा है ना, उनको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं तो पोज किए जा रहा हूँ, ये बढ़िया से बढ़िया पोजेस मैं दे रहा हूँ, और ये लड़की बीच में नाच रही है, हम दोनों के बीच में। उसके लिए समुंदर है, उसके लिए पानी है, उसके लिए हवा है, उसके लिए सूर्य है, वो तो बिल्कुल इनग्रॉस्ड है। मैं अपने आप से कह रहा हूँ साले तुम तो ब्लैक और वाइट काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए पानी कहाँ, तुम्हारे लिए सैंड कहाँ है, सिर्फ पोज कर रहे हो कैमरे के लिए। और आप नहीं मानेंगे, एक हवा का झोंका ऐसा आया, सबसे मेरे सारे कागज़ ज़मीन पानी में गिर गए, सब बिखर गए, और मैंने उनको चुन के उठा के जब बोर्ड पे रखा, और ब्लैक इंक जब उस कागज़ को छुआ ना, उस इंक में एक अलग जान थी जो मैंने कभी नहीं सोचा था। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे वो जो मेरी आंखें देखती हैं और हाथ को नहीं दिखता है ना, वो मुझे दिखा दिया गया। सॉरी मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। तो ऐसी बातें मेरे साथ होती है। अब जब मैंने राहुल लिख ली तो मैं बोध गया, और बोध गया में बोध ट्री के नीचे मेरे वहाँ दोस्त हैं, किरण लामा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जापानीज़ मॉनेस्ट्री के। देन वहाँ डॉक्टर कैलाश प्रसाद हैं, जो बुद्धिस्ट शास्त्रों के बहुत बड़े पंडित हैं। उनको मैंने कहानी सुनाई कि मैंने कहानी तो लिख दी, इसमें कहीं खामी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, बुद्धिस्ट लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा, कंट्रोवर्सी तो नहीं है। तो मैंने कहानी उनको पूरी सुना दी, उनको बहुत अच्छा लगा। बोले ऐसी कहानी पहले लिखी नहीं गई, और इस पर्सपेक्टिव से, भोले भाले मासूम बच्चे के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई। उन दिनों मैं बोधि ट्री के नीचे बैठता था हर सुबह जाके, और
अपना ध्यान करता था। मेरा ध्यान क्या था, स्केच पैड लिया, यहाँ मॉन्क बैठे हैं, वहाँ मॉन्क बैठे हैं, कोई बैठ रहा है, कोई चल रहा है, कोई खड़ा है, किसी के कपड़े कैसे हैं, वो सब मैं स्केच करता रहता था, क्योंकि रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी होता है। मैंने देखा वो ध्यान करते करते एक पत्ता गिरे तो धाड़ से उठ के पत्ता उठा ले वो, तो उस ध्यान में भी वो सुनते वो पत्ता गिरा तो उठा लेते हैं। तो मैंने सोचा कैसी तपस्या है, कितना इंट्यूशन है, कितना डीप है, और पत्ता भी देखिए गिर रहा है तो दौड़ के उठा रहे हैं। तो मैं स्केच करता रहा और सोचता रहा इसी बात को। तो एक पत्ता छूटा डाली से और वो लहरा के मेरे स्केच पे गिरा। ओह माय गॉड, मुझे फिर से आंसू आ रहे। और वो पत्ते को मैंने देखा तो मैंने सोचा ये पत्ता है या बुद्ध का आदेश कि भैया सुबोध अब कहानी सोच रही है, जाके लिखो और उसको आगे बढ़ाओ। तो उसको ठीक है, बहुत आगे बढ़िया, आप राहुला को आगे बढ़ाइए और उस पर एक अच्छी फिल्म दर्शकों को और लोगों को दीजिए, और भारत की जो एक छवि दुनिया में है और जो भारत विश्व गुरु बनने वाला है उसकी भी एक झलक कि कैसा प्राचीन काल में भारत रहा होगा और कैसे हमारे वो जो एक आगे बढ़ाने वाले पथ प्रदर्शक रहे हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी। एक सवाल और आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने देश दुनिया में बहुत जगहों पर भ्रमण किया है, रांची भी आप आए हैं और संजोग से रांची में आपसे हमारी मुलाकात हुई। रांची आपको कैसा लगा और किस तरह से आप कुछ प्रभावित हुए? देखिए, दुनिया में आप घूम लें, बम्बई में रहता हूँ, पता नहीं वहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, उसको मैंने प्रोफेशन के हिसाब से महसूस किया है। रांची में मैं दिलों को महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अब घूमा तो नहीं है, सुनता हूँ बहुत पहाड़ हैं, बहुत वाटरफॉल्स हैं। वेदर में देख रहा हूँ, दिन में गर्मी है लेकिन सूरज ढलते ही साथ ठंडा हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल। थोड़ी सी मौसम ने करवट ली है यहाँ पर भी, इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, अमूमन ऐसी गर्मी यहाँ पे नहीं होती है अप्रैल के महीने। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। अब मैं कल तक तो हूँ यहाँ, देखूँ शाम में कहीं जा सकता हूँ, थोड़ा सा कोई वाटरफॉल या कोई जंगल कहीं देख सकता हूँ। तो नेचर बहुत अच्छा लगता है मुझे, जाके खो जाने लगता है, बस जैसा लगता है कि मर जाऊँ यहीं पर। तो नेचर भी बहुत पसंद है, और जिस तरीके से सुबोध पोद्दार जी ने चीज़ों को आगे बढ़ाया है और ऐड की दुनिया में इनके नाम और इनके जो ऐड है वो आज भी, अगर वो कोई बुजुर्ग है और कोई यूथ है आज के समय में, तो उनका एक लास्ट कुछ बोलना चाह रहे हैं सुबोध जी? सुनाता हूँ, जिसने एक जिंगल गाया था ना, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, मेरा दोस्त है विश्वजीत, बचपन का दोस्त है। मेरे पास बजट नहीं था तो मैंने कह दिया तू 2 बना दे यार जिंगल, मैं प्रेजेंट करता हूँ क्लाइंट को। ये अप्रूव हो गया और चल गई। अब देखिए, ये स्ट्रगलर था बम्बई में, किशोर कुमार बनना चाहता था, बहुत अच्छा सिंगर, बहुत अच्छा सिंगर, और उसने कंपोजिशन भी बहुत अच्छी कर दी। अब जब कल्याण जी आनंद जी वर्ल्ड ट्रैवल करते थे ना, अपनी पूरी टीम को ले जाते थे, पूरा उठा के 200 म्यूजिशियन, किशोर कुमार जब अवेलेबल नहीं होता था तो मेरे दोस्त को साथ ले जाते थे। तो अब उनको ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ता कि ये है जो गाने वाला है, तो उसकी इंट्रोडक्शन कैसे होती थी, ये है विश्वजीत, नेरोलैक जिंगल का सिंगर, और शो शुरू होता था नेरोलैक जिंगल से, जब घर की रौनक बढ़ा दी हो। कैन यू इमेजिन? तो ये इंडियन पहचान जिंगल होती है और की वही पॉपुलैरिटी होती एक है। पहचान, जिंगल की पहचान होती है, और वो क्योंकि एक छोटे कैची वर्ड होते हैं। फिल्म आप 2.5 घंटे देखते हो, लेकिन आपको यहाँ 20 सेकंड और 30 सेकंड में पूरी बात कहनी होती है, और उसी का एक इम्पैक्ट होता है जो किसी भी, एक हम कह सकते हैं कि ज़मीन पे बैठी हुई कंपनी को भी उठा के आकाश तक पहुँचा देता है। जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। जो यंगस्टर्स की बात करें ना, उनको ज़मीन की ललक होनी चाहिए, पाँव में धूल लगना चाहिए। घर में जाके जब पाँव धोए ना, वो लाल लाल मिट्टी जब निकले तो उसको महसूस करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। और ये जो एक संदेश है सुभाष जी का कि उसे ज़मीन से भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए यूथ का, ताकि वो अपने प्रोफेशन में अपना आउटकम बढ़िया दे सके और एक लोगों से उसका जुड़ाव भी रहे और एक मानवता के नाते भी उसकी एक अपनी पहचान रहे।